Hello friends, in this video we'll talk about conflict in Indian federal system. हम कर रहे थे पिछले वीडियो में फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें बात करेंगे हम इंडियन फेडरल सिस्टम के बारे में कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया को एक क्वासी फेडरल स्टेट बनाता है, ठीक है, जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर है लेकिन यूनिटरी फीचर्स भी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, यहाँ पर एक अलग अलग स्टेट्स की और रीजन्स की आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज करता है और एट द सेम टाइम सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बना देता है। मतलब हमारे यहाँ पर जो डिवीजन ऑफ पावर है इट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एंड जो once the principal identity of the state is accepted, it is quite natural that the state would accept a greater role and power in the governance of the state. तो जैसे ही ये आइडेंटिटी इस्टेब्लिश हो जाती है स्टेट की, तो सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स काम करती हैं, लेकिन जो टिल्ट ऑफ पावर है इट इज़ मोर टुवर्ड्स द सेंटर. At different points of time there have been demands from the states to give more powers to them. अलग अलग स्टेट्स ने ये डिमांड की है बार बार कि भाई उनको ज़्यादा पावर दी जाए, राइट. एंड इस वजह से क्या हुआ है कि जो सेंटर और स्टेट है इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो थोड़े से स्टेन्ड हुए हैं, और ऐसे में जुडिशरी जो है वो हमारी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो इस डिमांड को कि वेदर द डिमांड इज़ जस्टिफाइड और क्या इसमें होना चाहिए, उसके लिए जुडिशरी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है. और अब ये जो वैसे डिमांड जो ऑटोनॉमी की जो डिमांड है ना, इट इज़ मोर ऑफ पॉलिटिकल नेचर. तो इसमें जुडिशरी का काम कम है, क्योंकि जुडिशरी तो वही डिमार्केट कर सकती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, लेकिन ये जो डिमांड है ये पॉलिटिकल डिमांड है, तो इसमें जुडिशरी का रोल थोड़ा कम रहता है, बल्कि पॉलिटिकल परसुएशन से इस डिमांड को या इस सिचुएशन को हैंडल किया जाता है. तो अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें इंडियन फेडरलिज्म में, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक स्केलेटन है, ठीक है ना. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का स्केलेटन है, और उसकी जो फ्लैश एंड ब्लड है दैट इज एक्चुअली द पॉलिटिकल प्रोसेसेस. मतलब जिस पूरे ढांचे पे हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा है वो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसका जो फ्लैश एंड ब्लड है, जो मास है और जो खून है, उसको आप ये कह सकते हो कि वो है हमारे पॉलिटिकल प्रोसेसेस. तो जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रोसेसेस काम करते हैं वैसे वैसे जो है फेडरलिज्म ग्रो करता है. और ये भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक हमारे जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं उनसे इन्फ्लुएंस्ड है. जिस जिस तरह की डेवलपमेंट्स होती रही हमारी कंट्री में, उस इस तरह से हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो शेप लेता चला गया. अब अगर हम 40s और 60s की बात करें, शुरुआत में जवाहरलाल नेहरू के टाइम की बात करें, तो जो हमारा उस वक्त का जो प्रोसेस था या जो सिस्टम था वो ऐसा था कि जहां सेंटर और स्टेट के बीच में कोई ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं थे. उसका रीज़न क्या था कि कांग्रेस जो थी एक डोमिनेंट पार्टी थी सेंटर में, और स्टेट्स में भी लगभग उसी पार्टी का रूल था. तो ऐसे में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था. जो सेंटर में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने डिसाइड कर लिया वही स्टेट्स में फॉलो हो जाता था. तो एज सच कोई कन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन नहीं थी बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट. और सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट से उनको ग्रांट इन एड्स आती थी उस पर डिपेंडेंट थी. लेकिन 60s के आते आते मिडिल 60s में जो ये कांग्रेस का डोमिनेंस है ये थोड़ा डिक्लाइन होने लगा, और स्टेट्स में ऑपोजिशन पार्टीज पावर में आ गई. अब सिचुएशन ये हो गई कि सेंटर में तो कांग्रेस है लेकिन स्टेट में ऑपोजिशन पार्टीज हैं, तो कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया, राइट. और इस कन्फ्लिक्ट के दौर में स्टेट्स ने मोर पावर्स की, या आप ये कह सकते हो ऑटोनॉमी की जो डिमांड है वो शुरू कर दी, राइट. और स्टेट्स को ऐसा लगा कि जैसे अब ऑपोजिशन पार्टी की, सेंटर में कांग्रेस की पार्टी है, रूल है, और स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी का है, तो उनको जो सेंटर से जो ग्रांट्स मिलती थी, जो फाइनेंसेस मिलते थे, उन पर रिस्ट्रिक्शन होती थी. स्टेट की पॉलिटिक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी. तो ये जो है इसको काफ़ी प्रोटेस्ट किया स्टेट गवर्नमेंट ने, जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी. और जो कांग्रेस थी ये भी कोई बड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी इस बात को लेकर कि सेंटर में तो कांग्रेस है लेकिन स्टेट्स में जो ये पार्टीज हैं ये अपनी अपनी जो बीन है अलग से बजा रही हैं और अपना काम अपने तरीके से किए जा रहे हैं. तो ये चीज़ कांग्रेस को भी बर्दाश्त नहीं थी, और इस वजह से रिजल्ट क्या हुआ कि देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. अब बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी एंड बिकॉज ऑफ द मेच्योर फेडरलिज्म आप कह सकते हो कि ये जो एक डेमोक्रेटिक एक डिमांड थी ये और हाईलाइट होना शुरू हो गई. तो सबसे पहली जो डिमांड, हम डिमांड की बात करें ऑटोनॉमी की, तो
ये एक स्टेट की बात नहीं है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में थी तो ये ऑटोनॉमी की डिमांड होना शुरू होगी। तो मेन जो रीजंस थे जिनके ऊपर ऑटोनॉमी की डिमांड की इन स्टेट्स ने, वो थी सबसे पहले एक रीजन था, दैट वाज पावर शेयरिंग को लेकर। ठीक है, कि जो पावर है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कम पावर है। तो इसलिए बहुत सारी जो स्टेट्स थी जैसे तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज पावर में थी जैसे डीएमके, अकाली दल, सीपीआईएम, ये इन्होंने डिमांड की कि स्टेट्स को और ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए, जैसे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कि पहले दी गई हैं। फिर दूसरी डिमांड ऑटोनॉमी को लेकर ये थी कि जो स्टेट है वो फाइनेंसिस के लिए प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट होती है। तो दूसरी डिमांड ये थी कि रेवेन्यू के लिए स्टेट्स के अपने रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब स्टेट को ये फ्रीडम दी जाए कि वो अपने रेवेन्यू खुद जनरेट करें ताकि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके। इसीलिए 1977 में लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जो थी वेस्ट बंगाल में, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला विच वाज फॉर डिमांडिंग अ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन, कि पूरी तरह से जो सेंटर स्टेट रिलेशन है इनको ही रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, है ना। और इसी ऑटोनॉमी की डिमांड तमिलनाडु और पंजाब में भी हुई, राइट। देन थर्ड टाइप ऑफ, आप ये कह सकते हो, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वाज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को लेकर। स्टेट्स एक्चुअली इस बात से थोड़ा सा नाराज रहती हैं कि सेंटर का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि आप देखें जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है उसमें टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स बोलते हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाते हैं। तो एक तरह से वो सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरह काम करते हैं स्टेट में। तो इसको भी रिजेंट किया स्टेट्स ने। फिर आप ये बोल सकते हो नेक्स्ट फोर्थ जो एक रीज़न था डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, दैट वाज रिलेटेड टू द कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज। हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, हर स्टेट में अपना एक अलग कल्चर, अपनी एक अलग लैंग्वेज है। तो वो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्पोज करने की कोशिश की, तो इसको सदर्न स्टेट्स ने जहाँ पर हिंदी का इतना प्रचलन नहीं है, या कह लीजिए हिंदी इतनी बोली जाती नहीं है, वहाँ पर लोगों ने इसको काफ़ी इसके अगेंस्ट नाराज़गी की। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जैसे तमिलनाडु है, ठीक है, फिर पंजाब का भी बाइफर्केशन हो गया। पंजाब में भी जो हिंदी स्पीकिंग एरिया था उसको डिवाइड कर दिया गया 1966 में, वो अलग स्टेट बनी हरियाणा, राइट। तो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई लैंग्वेज को लेकर भी इंडिया में। अब एक और कंट्रोवर्सी जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है सेंटर स्टेट रिलेशन में, दैट इज रिगार्डिंग द रोल ऑफ द गवर्नर। देखिए, गवर्नर जो भी किसी स्टेट का होता है वो ये मैंडेटरी है कि वो उस स्टेट का नहीं होगा। मतलब जो हिमाचल में जिसको गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा वो कभी भी हिमाचली नहीं हो सकता, राइट। वो इसलिए क्योंकि सेंटर ने ये प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए बनाया है कि सेंटर गवर्नमेंट जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर चेक रख सके, ठीक है। तो वैसे ये जो अपॉइंटमेंट है ये माना जाता है कि ये नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। ऐसा एक कमीशन बना था जिसको सरकारिया कमीशन बोलते हैं, 1983 में इसने अपनी रिपोर्ट दी 1988 में, और इसने रिपोर्ट में ये कहा कि जो भी गवर्नर की अपॉइंटमेंट है वो स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीशन होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हो या आप थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें आपने पहले कभी लिया हो तो आप पाएंगे कि जितने भी गवर्नर, जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है गवर्नर भी साथ में चेंज होते हैं। उसका रीज़न ये है कि गवर्नमेंट जो भी सेंटर में होती है वो अपने पार्टी लॉयल्स को, या वो लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे या आर्मी रिटायर्ड जनरल्स थे जिनकी एफिलिएशंस या इंक्लिनेशंस एक उस पर्टिकुलर पार्टी की तरफ थी, उनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है गवर्नर का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास ये पावर है कि आर्टिकल 356 में वो जो है द पावर एंड रोल ऑफ द गवर्नर बिकम्स कंट्रोवर्शियल फॉर वन मोर रीजन। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इज द आर्टिकल 356 विच प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। ठीक है, तो इस आर्टिकल के अंडर किसी एक स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, और ये जो रिकमेंडेशन होती है वो गवर्नर की होती है। दिस मतलब आप ऑफिशियली तो नहीं कह सकते, लेकिन अनऑफिशियली अगर कहीं ऐसा लगे कि स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने से बाहर जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे हमारे को इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में जिसमें स्टेट में इस आर्टिकल का मिसयूज करके इमरजेंसी लगाई गई या प्रेसिडेंट रूल लगाया गया। This provision is to be applied when situation has arisen in which the government of the state cannot be
carried out in the accordance with the provision of the constitution and it results in the takeover of the state government by the union government. तो ऐसे में जब ये इमरजेंसी ये प्रोविजन लगता है, इमरजेंसी प्रोविजन आर्टिकल 356 के अंडर, तो स्टेट गवर्नमेंट की सारी पावर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है और प्रेसिडेंट रूल जो है वो प्रोक्लेम हो जाता है. प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 3 years, 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है. एंड गवर्नर हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली. ठीक है, तो ऐसे में गवर्नर का रोल बड़ा क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि गवर्नर जो क्या करता है, रिकमेंड करता है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस कर दिया जाए और गवर्नमेंट को इसको डिसॉल्व कर दिया जाए और गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए. दिस हैज़ लेड टू मैनी कन्फ्लिक्ट. इस वजह से काफ़ी कन्फ्लिक्ट हुए हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में या पॉलिटिकल हिस्ट्री में. स्टेट गवर्नमेंट्स वर डिसमिस्ड इवन व्हेन दे हैड मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेचर. कई वैसे ऐसे सिचुएशन हुई हैं जब लेजिस्लेचर में पार्टी के पास मेजॉरिटी है फिर भी उनको डिसमिस कर दिया गया यूजिंग, रादर आई शुड से मिसयूजिंग द पावर्स और द प्रोविजन अंडर आर्टिकल 356, जैसा कि केरला में हुआ 1959 में. ठीक है, और बहुत सारी स्टेट्स में हुआ 1967 में भी. ठीक है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज रूल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल एंड कैन बी एग्जामिन्ड बाय द जुडिशरी. ऐसे में जुडिशरी ने कई बार जो सेंटर की गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगाया है. और आर्टिकल 356 अब की बात करें अगर तो 67 तक रेयरली यूज़ हुआ, लेकिन 67 के बाद बहुत बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो कि सेंटर में थी, जब उन्होंने देखा कि किसी स्टेट में ऑपोजिशन पार्टी का रूल है और वो वहाँ की पॉलिटिक्स को या पॉलिटिकल लीडरशिप को कंट्रोल करना चाहते थे या सप्रेस करना चाहती थी आप कह लीजिए, तो उस वक्त इस आर्टिकल का काफ़ी मिसयूज़ हुआ. फिर अगली एक और डिमांड जो हो जाती है हमारी फेडरल स्ट्रक्चर में, दैट इज़ फॉर न्यू स्टेट्स. बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चले हमारी कंट्री में जिसमें हमारा जो इनिशियली 1953 में जो कमीशन बना था जिसका काम था स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना, क्योंकि जैसे हम पहले बात कर चुके हैं हमारा पॉलिटिकल मैप ऐसा नहीं था जैसे आज है. उस कमीशन में ये देखिए, उस कमीशन में ये रिकमेंडेशन दी जिसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं 1956 में, कि स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे होनी चाहिए. ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पे न्यू स्टेट्स बनी. तो अभी भी बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर कल्चरल, लिंग्विस्टिक या रीजनल वेरिएशंस हैं. तो ऐसे में वो लोग डिमांड करते हैं कि उनको अलग अलग स्टेट्स दे दी जाए या सेपरेट कर दिया जाए. अब जैसे आप रिसेंटली अगर आप बात करें, रिसेंट जो डेवलपमेंट है इसमें अगर आप बात करें 66 की मैंने आपको बात की थी, पंजाब एंड हरियाणा, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया को पंजाब से अलग कर दिया गया. ठीक है, 66 में हरियाणा बन गया. फिर पंजाब से ही हिमाचल को बनाया गया, अलग करा गया 1971 में. ठीक है, पंजाब हिमाचल अलग स्टेट बन गया. एंड फिर नॉर्थ ईस्ट का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया. पहले वो एक असम बहुत बड़ी स्टेट थी, उसके बाद उसको अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. राइट, ये इस तरह से बहुत सारी डेवलपमेंट हुई. अब रीसेंट अगर हम बात करें तो रीसेंट डेवलपमेंट इज द फॉर्मेशन ऑफ 3 स्टेट्स, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इन 90s. ठीक है, इसमें से अलग करके झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़ बनाया गया. और फिर बाद में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया. अब रिसेंट डेवलपमेंट है जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का जो स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया, बिकॉज जो आर्टिकल 370 है वो भी स्क्रैप कर दिया गवर्नमेंट ने, और अभी क्या है वो यूनियन टेरिटरी में बट गया. तो इस तरह से स्टेट्स की बाउंड्रीज को भी या उसको लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है वहाँ पर भी डिमांड होती रहती है. हालांकि जो जम्मू एंड कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज है वो काफ़ी अलग है इस टॉपिक से, पर स्टेट्स के बेसिस, सॉरी, लैंग्वेज के बेसिस पे, कल्चर के बेसिस पे डिफरेंट स्टेट्स की डिमांड होती रही है. इसके अलावा विद इन अ स्टेट भी कन्फ्लिक्ट रहे. ऐसा नहीं है हमेशा कन्फ्लिक्ट जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में ही रहे. देर आर डिफरेंट ओकेजन्स व्हेन देयर वर कन्फ्लिक्ट बिटवीन द स्टेट एंड द स्टेट. इसमें एक मेजर जो कन्फ्लिक्ट है दैट इज रिगार्डिंग द 2 तरह के मेजर जो कन्फ्लिक्ट हैं वो राइज होते हैं, जिसमें एक है बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है. एक ही एरिया है जिसको 2 स्टेट क्लेम कर रही है, जिसका परफेक्ट और सबसे इजीएस्ट एग्जांपल शिमला वालों को मैं देता हूं, दैट इज चंडीगढ़. ठीक है, चंडीगढ़ इज अ कैपिटल ऑफ पंजाब एज वेल एज ऑफ हरियाणा.
और चंडीगढ़ अपनी भी कैपिटल है क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, पर वो एरिया ना तो पंजाब का है ना हरियाणा का है। तो उसको क्लेम दोनों करते हैं, दोनों काफ़ी स्ट्रगल करते हैं कि वो उसको उनको वो यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दे दी जाए या हरियाणा को दे दी जाए, और ऐसे बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे। लेकिन है वो किसी का भी नहीं, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो। एंड देन अनदर डिस्प्यूट, सिमिलर डिस्प्यूट इज बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर द सिटी ऑफ बेलगाम। ठीक है, तो ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये एक एग्जाम्पल है ऑफ अ conflict between the center, sorry, between the state and the state regarding the boundary. Then second category of dispute which arises between state and a state is regarding the sharing of river waters. कोई एक रिवर है फ्लो करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है, तो ये एलिगेशंस लगता है। और ये ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ स्टेट और स्टेट में नहीं, भाई इंटरनेशनली भी ये प्रॉब्लम होती है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स। जैसे कि तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में कावेरी वाटर को के शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो अपर रिपेरियन है वो कोई डैम बन गया, उन्होंने पानी रोक लिया, और लोअर जो रिपेरियन है उनको लगता है कि जी सारा पानी इन्होंने रोक लिया ऊपर वालों ने, और अब हमारे पास ना इरिगेशन के लिए ना एग्रीकल्चर के लिए ये पानी नहीं मिल रहा है। तो ये इस तरह का डिस्प्यूट जो है वो बहुत सारी स्टेट्स के बीच में है इंडिया में। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे, अगली वीडियो में बात करते हैं स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।